हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकरा मेमन। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का जो अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी जो सब्जेक्ट है आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स के अंदर। उसी के अंदर जो है आपको एक और जो है टॉप मतलब जो दो यूनिट दूसरा यूनिट हम डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी ऑलमोस्ट। ये लास्ट जो है पार्ट है उसी यूनिट का। देखिए, पहले जो है हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। हमने लॉजिकल पॉजिटिविज्म, रिलेटिविज्म और साथ ही जो है इसी के साथ हमने डिटर्मिनिज्म और बाकी सारे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर चुके थे। हिस्टोरिकल अप्रोच भी हम ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके थे। हम उसका अब एनालिसिस करने वाले हैं। नॉर्मेटिव थ्योरी क्या है, नॉर्मेटिव थ्योरी के क्रिटिक्स क्या होते हैं, उसकी अप्रोचेस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट 2 जो है शुरू हुआ था पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल फिलोसफी के बीच में जो डिफरेंशिएशन आता है उससे ये जो है शुरू हुआ था। और इसी के साथ जो है हम आज हमारा ये जो टॉपिक है यूनिट नंबर 2 फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी, नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल एंड एम्पिरिकल। तो अभी हमने नॉर्मेटिव डिस्कस कर चुके थे, क्रिटिक्स डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हमने हिस्टोरिकल डिस्कस किया। हिस्टोरिकल का अब हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नीचे। आई होप आपको बाकी के जो वीडियोस हैं वो क्लियर है। इफ़ नॉट यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आपके डाउट्स जो भी होंगे मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो हम हिस्टोरिकल अप्रोच का अगर एनालिसिस करें तो हमें समझ में आएगा कि हिस्टोरिकल टेक्निक जो होती है पॉलिटिक्स समझने की, उसे बहुत ज़्यादा तरीके से क्रिटिसाइज किया गया है। हम इससे पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हिस्ट्री इज़ रिटन बाय विक्टर्स। मतलब हिस्ट्री जो होती है हमेशा ज़रूरी नहीं कि वो सच बताए, या हिस्ट्री ज़रूरी नहीं है कि जो मतलब क्या कहते हैं जो नॉर्मल लोग हैं, जो सबअल्टर्न पीपल है वो रह गए हो, ज़रूरी नहीं है कि जो मतलब हर इंसान जिसने जो भी कंट्रीब्यूट किया है वो उसमें हमें मेंशन मिले। जैसे कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि फंडामेंटल फल्क्रम्स क्या है। ये है हिस्ट्री के दो फेजेस होते हैं। एक तो होता है फैक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन, जो आपको बहुत कम मिलता है, रिलेटिवली क्रूड होता है। देखिए, फैक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन आज के ज़माने में अगर आज जो है क्या कहते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट लिख रहा है कोई ऑफिस वगैरह, तो वो करंटली नहीं डिस्क्राइब कर सकता कि इंडिया में क्या चल रहा है। देखिए, और साथ साथ फैक्चुअल एंड फिनोमिनल इंटरप्रिटेशन, अगर कोई पर्सन इंटरप्रिटेशन करे उस टाइम पे ये चल रहा है ये चल रहा है, ठीक है मान लिया, लेकिन वो इंसान भी तो बायस हो सकता है। हिस्ट्री पे आप कभी भी जो है पूरी तरीके से बिलीव नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसलिए कहीं ना कहीं हम जिस तरीके से एविडेंस को कलेक्ट कर रहे हैं उसे बार बार हमें एग्जामिन करना ही पड़ता है। मतलब हमें कहीं ना कहीं ये देखना पड़ता है कि जो पर्सन ने हिस्ट्री लिखी है, क्या ये खुद के बेनिफिट के लिए तो नहीं लिखी, क्या इसने खुद के हिसाब से चीज़ों को परसीव तो नहीं किया, क्या इसने लिखने पर, क्योंकि उस टाइम पे लिखना पढ़ना वॉज एन एलीट थिंग। ठीक है, और उस टाइम पे बहुत कम लोग लिख पढ़ पाते थे, तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि ये जो एलीट चीज़ है इसको उसने कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए तो यूज़ नहीं किया। ये हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि conclusion is that when analyzing data and facts, sufficient caution should be applied, and it is not surprising that this caution is not always practiced, resulting in historical facts that do not meet the intended objective of people who use them. तो कंक्लूजन ये निकलता है कि आप, ऐसा नहीं है कि हिस्टोरिकल जो अप्रोच है उसको डिनाई कर दो, बल्कि आप जो है क्या कहते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच को यूज़ करो। लेकिन जब आप फैक्ट्स को एनालाइज कर रहे हो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि जो कंटेक्स्ट में ये यूज़ किया गया है उस कॉन्टेक्स्ट में जो है ये बात कर रहा है वो कितने हद तक ये जो है वो सही है। ठीक है, और ये सीरियस क्रिटिक है हिस्टोरिकल अप्रोच के अगेंस्ट, जो कि हम पॉलिटिकल रिसर्च में यूज़ करते हैं इस अप्रोच को। और इसके अलावा जो है हम और देखने वाले हैं कि किस तरीके से क्रिटिक फॉर्म होता है। ठीक है, अब हम एक स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री इन द लाइट ऑफ द बेस्ट मॉडर्न प्रैक्टिस इज टू बी शार्पली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द एंटीक्वेरनिज्म और अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स फॉर देयर ओन सेक, and should be defined rather as a study of problems or causes, the interpretation of phenomena। ठीक है, यहाँ पर मतलब ये हो रहा है कि हिस्ट्री जो है अगर हमें यूज़ करनी है तो सिर्फ और सिर्फ हमें एंटी क्यूरलिज्म नहीं करना। मतलब ये कि हमें सिर्फ फैक्ट्स नहीं कलेक्ट करने,
हमें जो है प्रॉब्लम्स देखनी है। मतलब हमें जो है हिस्ट्री को हम ऐसे देखते हैं अक्सर कि ये हुआ था, इस टाइम पे ये हुआ था, इस टाइम पे ये हो गया था। हमें उस तरीके से हिस्ट्री नहीं देखनी है, हमें हिस्ट्री को प्रॉब्लम्स के थ्रू स्टडी करना है और फिनोमिना के स्टडी के थ्रू इंटरप्रेट करना है। हिस्टोरियन लेवल ऑफ अटेंशन जो है हम देख सकते हैं, ऑफ कोर्स ही बात है। ये बात है कि हमें बहुत ध्यान देना होगा। हिस्ट्री के अंदर क्या होता है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी होती है। ज़रूरी नहीं कि जिस पर्सन की हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो उसने 100% वो हिस्ट्री सही लिखी है, ठीक है। और एक्यूरेटली रिकॉर्डिंग फैक्ट्स एंड इवेंट्स आर नॉट ऑलवेज फिजिबल, ठीक है। अब एलन बेल क्या कहते हैं, past evidence does leave alarming gaps, and political history is often simply a record of great men and great events rather than a comprehensive account of total political activity. इसका मतलब आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है अक्सर आपको बताती है कि हाँ भाई ये हुआ था, ये हुआ था, एक्सेट्रा। लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा एक गैप है। मतलब जो चीज़ एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में हो रही है और जो लिखी गई है, और जो 90% पार्ट ऑफ वर्ल्ड में नहीं, और जो हो रही है वो लिखी भी नहीं गई है। मतलब ये है कि जो ग्रेट इंसान थे, जो ग्रेट इवेंट्स हुए, वो चीज़ें लिखी गई है। जो कॉमन लोगों के साथ क्या होता था वो हमें कहीं ना कहीं नहीं मालूम पड़ता है, ठीक है। और फ्यू हिस्टोरियंस, और आप कभी भी देखिए तो पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट कुछ पार्लियामेंट, कुछ किंग्स। पॉलिटिक्स इज अबाउट पब्लिक एक्टिविटी, ठीक है। कुछ हिस्टोरियंस जो है कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स और फैक्ट्स बताते हैं एक ब्रॉड, एक लिबरल इंटरप्रिटेशन के लिए। उन्होंने जो है उन्होंने कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस जो है, पॉलिटिकल साइंस का एक स्ट्रॉन्ग और सिक्योर फाउंडेशन हो सके, इसलिए हिस्टोरियन को हमेशा क्या करना चाहिए, जब भी वो डेटा एक्योर कर रहे हैं उन्हें हमेशा एक तरीके से ट्रूथफुल होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। क्योंकि हिस्टोरियन ही अगर कहीं ना कहीं बायस रहा तो फिर वो किस तरीके से स्टडी कर पाएगा। और इस तरीके की अप्रोच जो है, वो इस तरीके के अप्रोच लेने से ही जो है पॉलिटिक्स की स्टडी इम्प्रूव हो सकती है। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से। तो अब हम पढ़ेंगे सर आइवर जेनिंग्स के बारे में। सर आइवर जेनिंग्स जो है एक वेल नोन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेशलिस्ट है और उनकी राइटिंग को ट्रस्ट वर्दी माना जाता है। आपने देखा होगा कि हिस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लिखी है, लेकिन हम हर किसी पर्सन की बात को जो है रैशनली, मतलब अनरैशनली जो है, हम बिना इरेशनली अगर हम कंसिडर करने लग जाए, या फिर हम कुछ भी है ना सोचे समझे बिना अगर हम उसको सच मान लग जाए, तो कहीं न कहीं हम जो है क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमेशा जो है हमें उसे क्रिटिकली देखना पड़ता है। तो सर आइवर जेनिंग्स जो है एक बहुत ही वेल नोन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेशलिस्ट है और उनके इंटरप्रिटेशन जो है जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर वो अभी भी ट्रस्ट वर्दी माने जाते हैं। ट्रस्ट वर्दी मानना बहुत बड़ी बात होती है। हिस्ट्री का जो पर्सपेक्टिव है उनका वो क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। उनकी रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा एनालाइज भी करते हैं और उसके बाद जो है उस एनालिसिस बहुत ध्यान देते हैं। उनका जो विजन है बहुत बड़ा है। उनकी जो ऑब्जेक्टिविटी जिससे वो सब्जेक्ट को ट्रीट करते हैं, और स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स जो है आज भी उन्हें याद करते हैं, ठीक है। ये उसके अलावा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, ठीक है, जेनिंग्स क्या करते थे, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे जेनिंग्स ने एक डिटेल डिस्क्रिप्शन बनाया है किसका, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का, पार्लियामेंट का और बाकी सारी मिनिस्ट्रीज का। रॉबर्ट मैकेंजी, आपने नाम सुना होगा, मैकेंजी ने जो है पार्टी सिस्टम के बारे में रिसर्च की। और मैकिन्टोश ने क्या रिसर्च की, इन्वेस्टिगेट द वर्किंग्स ऑफ इंग्लैंड कैबिनेट सिस्टम। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, अचानक से हम कुछ ना कुछ नोबल या वेल नोन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, साइंटिस्ट, आप जो बोलना चाहे फिलोसोफर, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ये मेथड, तीनों की जो मेथड्स थी ये क्या थी, हिस्टोरिकल थी। लेकिन इन्होंने जो रिकॉर्ड्स हैं उसको बहुत ध्यान से समझा, ठीक है। The words of these authors are both inspiring and precedent setting. बहुत सारे एकेडमिक्स ने हिस्टोरिकल एविडेंस पे रिलाई किया है पॉलिटिक्स को मतलब एग्जामाइन करने के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर जो पॉलिटिशियन था वो सक्सेसफुल हो पाया है।
क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को बहुत ध्यान से समझना पड़ता है बिफोर अराइविंग एट एनी कंक्लूजन। ठीक है, तो बहुत सारे सक्सेसफुल भी हुए हैं जिसने हिस्टोरिकल अप्रोच को समझा है, और जिसने नहीं समझ पाया प्रॉपरली वो जो है वो फेल भी हुए हैं। अब हम बात करते हैं एम्पेरिकल अप्रोच की या फिर एम्पेरिसिज्म की। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एम्पेरिकल अप्रोच। हमने इससे पहले जो है दो अप्रोचेस को बहुत ध्यान से पढ़ा है। नॉर्मेटिव अप्रोच को भी हम पढ़ चुके हैं और हिस्टोरिकल अप्रोच को भी हम पढ़ चुके हैं। अब तीसरा जो अप्रोच है आपको नाम से ही दिख रहा होगा, आपने मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा तो आपको एम्पेरिकल डाटा, एम्पेरिकल सेट ये वो सुनने को मिला होगा। एम्पेरिकल कहीं ना कहीं फैक्ट्स फिगर्स पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। एक शॉर्ट में एक बात है कि जो चीज़ें जो है इंस्टेड ऑफ जो है वैल्यूज, इंस्टेड ऑफ बिलीव, इंस्टेड ऑफ कस्टम्स, इन सब चीज़ों को छोड़ के जो चीज़ें कॉन्क्रीट फैक्ट्स पे बेस्ड होती है, जैसे कि ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ। ठीक है, मतलब अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ हो रही है, ये राजा बना, ये हुआ, इंस्टेड ऑफ वैल्यूज ये किस पे बिलीव करती है? फैक्ट्स पे। आप वैल्यूज़ को कहीं ना कहीं डिनाई कर सकते हो लेकिन फैक्ट्स को आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एम्पेरिकल अप्रोच ये कब से चल रही है? ये अप्रोच जो है ये अरिस्टोटले के टाइम से चल रही है, नई अप्रोच नहीं है। ये 384 BCE के टाइम से चल रही है, जब से अरिस्टोटले थे। ठीक है, मतलब आप सोच सकते हो कितनी पुरानी है। और साथ साथ इसके बाद मैकेवली जो 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी में उन्होंने इसके बारे में बताया था अपनी बुक जो है द प्रिंस के अंदर, कि प्रिंस को कैसा होना चाहिए, प्रजा को कैसा होना चाहिए। और जॉन रॉल्स जो है 20th सेंचुरी के जो हमारे मेजर पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने भी एक एम्पेरिकल मेथड दी है जस्टिस के बारे में। ठीक है, तो हमें जो मेजर वर्क्स मिलते हैं मैकेवेली, एरिस्टोटले एंड रॉल्स के, ये एम्पेरिकल अप्रोच पे बेस्ड हैं। बहुत सारे वेज होते हैं जिस तरीके से ये जो राइटिंग्स है ये फंडामेंटल बेसिस बनाती है कि आज का गवर्नमेंट कैसा है, पॉलिटिक्स कैसी है। और इसी तरीके से एम्पिरिकल अप्रोच जो है डॉक्ट्रिन है विच बिलीव्स कि सारे हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज शुड बी टेस्टेड बाय अ प्रैक्टिकल प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। वो मानती है, एम्पिरिकल अप्रोच ये मानती है कि जितने भी हाइपोथेसिस हैं, आप बहुत सारी हाइपोथेसिस कर सकते हो, थ्योरीज कर सकते हो, लेकिन उन सबको आपको टेस्ट करना होगा। हाउ यू हैव टू टेस्ट इट बाय द प्रैक्टिकल प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ये अप्रोच जो है रिजेक्ट करती है जो वैल्यू जजमेंट के बेसिस पे बनाती है। ठीक है, अब जैसे कि जॉन लॉकी 16th-17th सेंचुरी में बताते हैं कि 17th-18th सेंचुरी में बताते हैं कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो क्या है, टेबलर, ऐसा ब्लैंक टेबलेट जिसपे इंफॉर्मेशन इम्प्रिंट हो जाती है। कैसे? सेंस डेटा के फॉर्म में, जैसे कि हम सेंस यूज़ करते हैं। अब आप सोचिए, आप कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, आपको मालूम है कि जो है आपको पता है आग गर्म होती है। ठीक है, आपने आग को कभी गलती से हाथ लगा लिया, ठीक है, या फिर आपने सुना किसी से कि आग गर्म होती है। ठीक है, तो आपको मालूम है आग गर्म होती है। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये इन्फॉर्मेशन आ गई है। ठीक है, बर्फ़ ठंडा होता है, आपके दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन है। तो ये आपने जो है कहीं ना कहीं से ये आपके दिमाग में प्रिंट हुई है आपके सेंसेस के थ्रू। तो यही आपका कहना है, किसका कहना है? जॉन लॉकी का। 20th सेंचुरी में एम्पिरिकल अप्रोच जो है वो क्यों बढ़ने लगी, आपको बात समझना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हो रहा था। जैसे कि अरिस्टोटले के टाइम से ही जैसे कि हम जानते हैं कि लोग ने क्वेश्चन किया होगा कि जो सारी चीज़ें हैं वो नीचे क्यों गिरती है। वैसे ही गलीलियो गलीलियो और उसके अलावा न्यूटन और उसके बाद फिर हमारे आइंस्टीन, तो ये सारे लोगों ने कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और ये सारी चीज़ों से बताया कि क्या ऐसा कारण है जिससे ये सारी चीज़ें होती हैं। ये ऐसा पीरियड था जहाँ पर साइंटिफिक रिवॉल्यूशन भी आया और साइंटिफिक जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी हुई। 20th सेंचुरी के अंदर एम्पिरिकल अप्रोच क्लोजली एसोसिएट हो गई। क्यों?
क्योंकि इसको रीजनेबलनेस देखा जा रहा था। ठीक है, मतलब क्या चीज़ रीजनेबल है। जितने भी एम्पिरिसिज्म के फॉर्म होते हैं वो डिफरेंस बनाता है, मतलब ये बताता है कि फैक्ट्स क्या है। फैक्ट्स मतलब ऐसे आर्ग्यूमेंट्स जो कि एक्सपीरियंस के साथ सपोर्टेड हो, ऑब्जर्वेशन के साथ सपोर्टेड हो, एक्सपेरिमेंट के साथ सपोर्टेड हो। और वैल्यूज़ क्या होता है, वैल्यूज़ बिलीव्स होते हैं। आप कुछ मानते हो, आपके पेरेंट्स कुछ मानते हैं, आपकी सोसाइटी कुछ मानती है, ये सब बिलीव्स हैं, ओपिनियंस है, और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मतलब एम्पिरिकल अप्रोच एक डिस्पैशनेट इम्पार्शियल अप्रोच बनाना चाहता है ताकि पॉलिटिकल रियलिटी का अकाउंट दे सके। नॉर्मेटिव अप्रोच जो होती है वो प्रिस्क्रिप्टिव होती है। ठीक है, और उसी तरीके से जजमेंट्स बनाती है। ठीक है, एम्पिरिकल अप्रोच जो होती है डिस्क्रिप्टिव होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नॉर्मेटिव अप्रोच में बताएगा कि स्टेट कैसा होना चाहिए। नॉर्मेटिव अप्रोच में ये बताया जाता है आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए। ठीक है, सोच विचार पर डिपेंडेंट होता है। एम्पिरिकल अप्रोच डिस्क्रिप्टिव होता है, ये एनालाइज करता है, एक्सप्लेन करता है फिनोमेना को। ठीक है, एम्पिरिकल अप्रोच की बात करें तो ये बेसिस होता है बाद में प्रैग्मेटिक अप्रोचेस का। मैंने आपको उससे पहले बताया था लॉजिकल पॉजिटिविज्म। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था, हमने बिहेवियरलिज्म नहीं डिस्कस किया लेकिन हमने लॉजिकल पॉजिटिविज्म डिस्कस किया। कहीं ना कहीं जो ग्रोथ ऑफ साइंस हो रहा था, जिससे पॉजिटिविज्म का ग्रोथ हो रहा था, मतलब साइंटिफिक चीज़ों का ग्रोथ हो रहा था। अब हम इन्फ्लुएंस ऑफ पॉजिटिविज्म, पॉलिटिकल थ्योरीज जो है साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को पॉलिटिकल प्रोसेसेस में यूज करने लग गए। जैसे कि कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स ने न्यूटन के जो 3 लॉस होते हैं उसको एक्सप्लेन करके बताया कि किस तरीके से सोसाइटी वर्क करेगी। ठीक है, तो ये एक ऐसा टाइम था जहाँ पर हर चीज़ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड थी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो नेचुरल साइंस होती है सोसाइटी की, फिलॉसफी जो है, फिलॉसफी बहुत रिड्यूस हो गई। ठीक है, और थ्योरी से जो है, मतलब थ्योरी से जो है कहीं ना कहीं क्या करने लग गए, जो हमारे वैल्यूज़ थे उसको हटा के साइंटिफिक चीज़ों से रिप्लेस करने लग गए। गोल्डन ईयर्स जो है ये कब से शुरू होते हैं, अर्ली 20th सेंचुरी से। ठीक है, और ये जो है उसके बाद धीरे धीरे करके बढ़ता भी है और फिर कम भी होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंजेंट एम्पिरिसिज्म, मतलब बहुत ज़्यादा बोलते ना बिल्कुल कट्टर टाइप का जो एम्पिरिसिज्म होता है, ये क्रिटिसाइज किया गया है कि ये मतलब ऐसा है कि कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ साइंस को क्या कहते हैं बढ़ावा देना चाहता है, और जो है फिलोसफी ऑफ साइंस, मतलब जो हम फिलोसफी करते हैं उसको कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस करता है। ठीक है, और हम ये भी देखते हैं कि हमारा एम्पिरिकल अप्रोच ने कहीं ना कहीं हमारा जो नॉलेज है पॉलिटिकल साइंस के बारे में बढ़ा दिया है। और इसी के अलावा हम जो है कहीं ना कहीं जो वैल्यू जजमेंट क्वेश्चंस है उसको भी चैलेंज कर पा रहे हैं। साइंस के अंदर एविडेंस चाहिए, वैसे ही पॉलिटिकल साइंस भी एविडेंस मांगता है। ठीक है, वो क्या है, पॉलिटिकल साइंस वैल्यू फ्री होता है, एक्यूरेट होता है, एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन और रीजनिंग पे बेस्ड होता है। इसलिए एम्पिरिकल और लॉजिकल एविडेंसेस वेरीफाइड हो सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी में क्या फ़र्क होता है। तो हमने समझा था कि जो एम्पिरिकल आइडियोलॉजी, एम्पिरिकल अप्रोच होती है वो पॉलिटिकल साइंस को जन्म देती है। समरी के बारे में हम थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेंगे कि हमने पूरे चैप्टर में क्या हम पढ़ा है। समरी में हम समझने वाले हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी, मैंने आपको बताया था इक्वेशन कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है। पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट जो आप जिसमें ऑनर्स कर रहे हो इसी का एक पार्ट होती है। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स आप करते हो, पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट है पॉलिटिकल थ्योरी और एक पार्ट है पॉलिटिकल फिलोसफी। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी समझती है कि पॉलिटिकल ऑर्डर क्या है, फॉर्मल होती है, लॉजिकल होती है, मैंने आपको बताया एम्पिरिकल अप्रोच पे बेस्ड होती है। कहीं ना कहीं ये कोशिश करती है कि थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स को यूज़ करें और नेचर ऑफ पॉलिटिक्स को डिफाइन करें, ना कि जो है पॉलिटिकल नेचर ऑफ पॉलिटिक्स
जो होती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं पॉलिटिकल थ्योरीज को देन एम्पिरिकल क्लेम्स अबाउट द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। तो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं रेदर देन एम्पिरिकल क्लेम्स। तो सेबाइन कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, सिंपली वो बताते हैं मैन का एक अटेम्प्ट है कि वो समझे चीज़ों को और प्रॉब्लम सॉल्व करे ग्रुप लाइफ एंड ऑर्गेनाइजेशन की। और ये डिसिप्लिन इन्वेस्टिगेशन है पॉलिटिकल प्रॉब्लम का, और ये बताता है कि पॉलिटिकल प्रैक्टिस क्या है और ये कैसी है, और प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है वो भी सब समझाता है। और साथ ही पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो उसे ठीक भी कर सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल रियलिटीज़ को स्टडी करने के लिए। पॉलिटिक्स जो होते हैं और जो पॉलिटिकल रियलिटी होती है दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं, हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल और मॉडर्न। जो सेकेंड वर्ल्ड वार तक के डोमिनेट रही वो थी ट्रेडिशनल, और जो बाद में डोमिनेट हुई और अभी तक के डोमिनेटेड है उसे हम कहते हैं मॉडर्न या फिर कंटेम्प्रेरी। तो हमें ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए हेल्प करती है जैसे कि स्टेट सोसाइटी एंड वैल्यूज़। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है यूनिट नंबर 2 ख़त्म होता है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं वो हमें पढ़ने होंगे और उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हमें करनी होगी। और इसी के साथ चैप्टर के नोट्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। कहाँ पर नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, इन दी टेलीग्राम ग्रुप। आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन पे से। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज तक के लिए इतना ही। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में अबाउट यूनिट नंबर 3। तो मिलते हैं सून। बाय बाय।